बचपन की है। जब मैं 15 साल का था, मैं अपने बाबा के साथ तब खेत के फार्म हाउस में रहता था। फार्म हाउस में सिर्फ हम दोनों ही रहते थे, क्योंकि आई मेरे बचपन में ही गुजर गई थी। मेरे दोस्त राजीव और बग्गा भी पास ही के फार्म हाउस में रहते थे। आजू बाजू के सभी खेत ज्वार की फसल से भरे हुए थे, दाने भर चुके थे और कई पंछी उस पर ताव मारने के लिए खेत में मंडरा रहे थे। यह देख सभी किसानों ने अपने फसल में बिजुका खड़े कर दिए थे। हम तब छोटे थे, इसीलिए बिजुका के प्रति हमारा आकर्षण कुछ खास था। एक दिन मैं, बग्गा और राजीव तीनों पास ही की बंजर जमीन पर खेल रहे थे। हम लोग खेल में जमीन खोदकर छोटा कुआं बना रहे थे। हमने इस बार अब तक का सबसे गहरा कुआं खोदा था, जो मेरी कमर तक आ चुका था। तभी कुआं खोदते वक्त हमें एक लकड़ी की संदूक मिली। उस पर कुछ धागे बंधे हुए थे, जो कि काफी वक्त से जमीन के अंदर होने से कमजोर हो चुके थे। मैंने उसे बस उंगलियों से तोड़ डाला। उस पर एक ताला भी था, जो हमने पत्थर से मार मार कर तोड़ डाला। हमने उत्सुकता में उस संदूक को खोला। उसमें बस किसी आदमी के कपड़े थे, जो कि फटे हुए थे और उस पर खून लगा हुआ था। एक राक्षस वाला डरावना मास्क, जिसके 2 सींग थे और नुकीले लंबे दांत थे। एक लंबा तेज धार वाला चाकू। तभी मेरे दिमाग में एक आइडिया आया, क्यों ना हम एक बिजुका बनाए और उसे ये कपड़े पहनाए और उसे और डरावना बनाने के लिए उसे ये मास्क पहनाए और उसके हाथ में ये चाकू लगाएं। राजीव और बग्गा ने इसके लिए हाँ भरी और हम संदूक लेकर हमारे खेत में पहुंचे। जवार के बीच हम सभी ने उस सामान और कुछ घास और लंबी डालियों से एक लंबा बिजुका बनाया। वो ऊंचाई में हमसे लगभग 2 गुना था और जवार की फसल से भी ऊंचा था। जब शाम हुए तो हम सब अपने अपने घर लौट गए। रात के लगभग 9 बज रहे थे। मैं घर के बाहर खटिया पर लेटा आराम कर रहा था। मेरा कुत्ता मोती खटिया के पास ही लेटा हुआ था। तभी फसल से पंछियों के चिल्लाने की आवाज आई, मानो कोई उनका शिकार कर रहा हो। मैंने कुछ सफेद पंछी आसमान में तेजी से उड़ते हुए देखे। यह देख मोती खड़ा हुआ और उस दिशा में देख भौंकने लगा। पंछियों की घबराते हुए आवाजें सुन मैं भी कुछ डर सा गया था। जा मोती, देख क्या फसल में क्या है, मैंने मोती से कहा और मोती फसल में भौंकते हुए भागा। मैं खटिया पर खड़ा होकर फसल में देख रहा था। हवा की वजह से फसल हवा में झूल रही थी। तभी मैंने मोती की कोई कोई आवाज सुनी, मोती मोती। मैं जोर से मोती को आवाज देने लगा, लेकिन मोती ने मेरी आवाज का जवाब नहीं दिया। मैं जैसे ही आवाज देता, वैसे मोती भौंककर मुझे जवाब देता था। मैं डर गया और मैंने ये बात बाबा को बताई। कुछ नहीं हुआ है बेटा, रात को सांप दिखाई दे तो पंछी आवाज करते हैं, और रहा सवाल मोती का, तो वो कुत्ता है, इधर उधर घूमना उनका पेशा होता है, आ जाएगा कुछ देर में। बाबा हंसते हुए बोले और फिर मैं उठकर घर के अंदर चला गया। मैं रात भर मोती का इंतजार करता रहा, लेकिन मोती वापस नहीं आया। सुबह होते ही मैं हाथ में डंडा लेकर फसल में मोती को ढूंढने चला गया। मैंने उसे काफी आवाजें लगाई, मोती, लेकिन उसका कोई जवाब नहीं मिला। जैसे मैं थोड़ा अंदर गया, मैंने देखा कि मेरे सामने एक बिजुका जमीन पर गिरा पड़ा है। उसके हाथ और पैर कटे हुए थे और मटके का सिर फूटा हुआ था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसने किया। खैर, मैं आगे बढ़ा और फिर कटे और टूटे हुए बिजुका देखने का सिलसिला शुरू हुआ। खेत के सभी बिजुका कटकर जमीन पर पड़े हुए थे। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये किसने किया। तभी मेरे दिमाग में एक ख्याल आया, कहीं मेरे बिजुका के साथ भी तो यही नहीं हुआ होगा। और मैं उस जगह पर गया जहां हमने कल बिजुका बनाया था। लेकिन हैरानी की बात तो ये थी कि वहां पर अब कोई भी बिजुका नहीं था। मैंने आसपास का इलाका छान मारा, लेकिन कुछ भी नहीं मिला। किसी जानवर ने बेरहमी से उन पक्षियों का शिकार किया था। मैं आगे बढ़ते हुए बग्गा के घर की तरफ चल पड़ा।
तभी रास्ते में मैंने जो देखा वह देख मेरी चीख निकल पड़ी। मेरे सामने मोती की तितर बितर हुई कटी लाश पड़ी हुई थी। किसी ने बेरहमी से उसका पेट चीर डाला था और उसकी आंतड़ियां पेट से निकाली हुई थी। मैं काफी डर गया था और वापस भागते हुए फार्म हाउस गया। मैंने बाबा को इस बारे में बताया। बाबा ने फसल में चलकर उसका मुआयना किया, लेकिन वो खुद नहीं समझ पा रहे थे। करने के बाद ये तय हुआ कि दिन ढलने के बाद कोई भी घर से बाहर फसलों में नहीं जाएगा। उस रात मैं अपने कमरे की खिड़की से फसलों को देख रहा था। तभी मुझे फसलों में हो रही हलचल की आवाज सुनाई दी। मैंने उस तरफ देखा तो मुझे फसल में लंबा चौड़ा इंसान खड़ा दिखाई दिया। उसकी बड़ी लाल चमकीली आंखें थी, लेकिन वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। जानवर की फसल से भी लंबा इंसान होता है क्या? मैंने खुद से ही सवाल पूछा। मैंने टॉर्च फसल में चमकाई और मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि फसल में हमने बनाया हुआ बिजुका खड़ा था, मानो वो मुझे ही देख रहा हो। लेकिन मैं समझ नहीं पा रहा था कि ये तो गायब हो चुका था, तो अब यहाँ अचानक वापस कैसे आ गया? कहीं ये चल के तो नहीं आया? नहीं, बिजुका कैसे चल सकता है? मैंने खुद से बोला। लेकिन मेरे ऐसा कहते ही वो बिजुका फसल में मुड़ा और दाईं तरफ चलने लगा। यह देख मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैंने आंखें मसलकर वापस फसल में देखा तो अब वो फसल में नहीं था। तभी मैंने हमारे भैंस की रंभाने की आवाज़ सुनी। वो काफ़ी डरावनी आवाज़ में रंभा रही थी, जैसे उस पर किसी ने हमला किया हो। मैं अपने कमरे से बाहर आया। तब मैंने देखा कि बाबा हाथ में शिकार वाली बंदूक लिए घर से बाहर जा रहे थे। मैंने उनके साथ चलने का ठाना। बाबा मुझे मना कर रहे थे, लेकिन मैं हट करके उनके साथ कैटल शेड की तरफ चला गया। एक भैंस जोर जोर से रंभाते हुए उछल रही थी, लेकिन दूसरी भैंस हमें जमीन पर लेटी हुई दिखाई दी। लेकिन जब हम पास गए तो हम काफी डर गए, क्योंकि दूसरी भैंस आधी कटी हुई थी। उसके पेट से पीछे का हिस्सा गायब था और उसकी अंतड़ियां और खून जमीन पर बिखरे हुए थे। इतनी बड़ी भैंस के टुकड़े करने वाला जीव कौन सा हो सकता है? बाबा चिंतित होते हुए बोले। हमें दूसरी ओर से गुर्राने की आवाज आई। हमने उस तरफ देखा तो बिजुका दूसरी भैंस की लाश का निचला भाग खाते हुए हमें दिखाई दिया। उसने गुर्राते हुए हमारी तरफ देखा। भीको! बिजुका को देख बाबा हैरान होकर बोले। बिजुका को जिंदा देखकर मैं भी काफी हैरान हो गया था कि तभी वो बिजुका हाथ में चाकू लिए बाबा की तरफ भागते हुए आने लगा और बाबा ने बिजुका के सीने पर गोली दाग दी। वैसे वो बिजुका जमीन पर गिर गया। कुछ देर जब उसने कुछ हलचल नहीं की तो बाबा मुझे पीछे ही रुकने के लिए बोलकर खुद बिजुका के पास गए। उसकी छाती पर पैर रखते हुए उन्होंने एक और गोली उसके सिर में मारी और जिज्ञासा से उसे देखने लगे। बाबा बिजुका के डरावने मास्क को देख रहे थे, जैसे कि वो उसे पहले भी देख चुके हैं। तभी अचानक से बिजुका जिंदा हो गया और उसने चाकू बाबा के पीठ में घुसा दिया। बाबा दर्द के मारे चीखे। बेटा, सुबह होने तक छुप कर रहना। बाबा तड़पते हुए बोले। बिजुका ने अपना लंबा जबड़ा खोला और फिर उसने बाबा के सिर को किसी गाजर की तरह चबा डाला। यह देख मेरी चीख निकल गई और मैं घर के अंदर भागा। मैंने दरवाजा अंदर से बंद किया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। बग्गा का घर मेरे घर से करीब था, इसलिए मैं घर के पीछे दरवाजे से होकर खेतों से बग्गा की तरफ भागा। कुछ ही देर में मैं बग्गा के घर के बाहर पहुंचा और सामने का नजारा देख मेरा दिल दहल उठा, क्योंकि बग्गा के घर के छत पर उसके माता पिता और बग्गा की लाशें बिजुका की हंडी की तरह लटक रही थी। उनके शरीर का मांस जगह जगह पर खाया गया था। उस बिजुका ने उन्हें बहुत ही दर्दनाक मौत दी थी और उनकी लाशों को बिजुका की तरह ही हंडी पर लगाया था। उनकी लाशें देख मैं कांप उठा। तभी दूर से कुछ कुत्ते मेरी तरफ देखते हुए भौंकने लगे। तभी एक ख्याल मेरे मन में आया और मैंने मुड़कर देखा तो बिजुका अपने लंबे पैरों से चलते हुए
तेजी से मेरी तरफ ही आ रहा था। उसके जबड़े खुले हुए थे और वो गुर्रा रहा था। कुत्ते उसे जोर जोर से भौंक रहे थे। मैं सदमे में था और काफी डरा हुआ था, इसलिए अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। मैं अपना पूरा होश खो चुका था। वो बिजुका मेरे सामने आया और उसने दोनों हाथों से मेरा गला पकड़कर मुझे उठाया और उसने मुझे खाने के लिए अपना जबड़ा खोला और गुर्राया। वो मुझे बस अपना निवाला बनाने ही वाला था कि तभी मुझे बंदूक चलने की आवाज़ आई और मेरी पलक झपकते ही उसके सिर में गोली से छेद हो गया और वो मुझे पकड़कर जमीन पर गिर गया। मैंने जैसे तैसे अपने आप को उसके हाथों से छुड़ाया और वहां से उठ गया। बेटा जल्दी यहाँ आओ, मुझे आवाज आई। मैंने मुड़कर देखा तो वो राजीव के बाबा थे। मैं उनकी तरफ भागते हुए गया। बिजुका को जमीन पर गिरा पड़ा देखकर कुत्ते उसकी ओर भागे। और उसे काटने लगे। तभी बिजुका ने एक कुत्ते को पकड़ा और उसे दोनों हाथों से खींचकर उसके 2 टुकड़े कर डाले। ये देख बाकी 2 कुत्ते डर के मारे वहां से भाग गए। बिजुका अपनी जगह पर से उठ गया। तभी राजीव के बाबा ने उस पर और 2 गोलियां चलाई और बिजुका फिर से जमीन पर गिर गया। चलो जल्दी यहां से भागो। उसके बाद हम दोनों उनके घर पहुंचे। राजीव के बाबा ने राजीव और उसकी मां को जल्दी से वहां से भागने के लिए कहा। लेकिन हम कहां भागेंगे? हम जहां भी जाएं, वो बिजुका हमें ढूंढ लेगा। मैंने राजीव के बाबा से हमें खेतों में ही छुपना होगा और थोड़ी देर रुककर अपनी जगह बदलनी होगी। यह सुनकर मुझे मेरे बाबा की आखिरी बात याद आई। उन्होंने मुझसे कहा था, बेटा सुबह होने तक छुप कर रहना। इसका मतलब मेरे बाबा और राजीव के बाबा उस बिजुका के बारे में कुछ जानते थे। जल्दी चलो। लेकिन हम किससे बचकर भाग रहे हैं? राजीव की माँ ने पूछा। राजीव के बाबा बोले, सब कुछ बताऊंगा, लेकिन अभी जल्दी यहाँ से भागो। और उसके बाद हम खेतों में छुप गए। मेरे मन में यही सवाल आ रहा था कि मेरे बाबा और राजीव के बाबा उस बिजुका के बारे में क्या जानते हैं। मेरे मन में उस बिजुका के बारे में जानने की जिज्ञासा जाग उठी। काका, आखिर वो बिजुका कौन है? मैंने राजीव के बाबा से पूछा। यह सुन कुछ देर रुकने के बाद वो बोले, अब मैं जो आपको बताने वाला हूँ उस पर आप जल्दी यकीन नहीं कर पाओगे, लेकिन मैं जानता हूँ कि वह वही है। पंडित ने बताया था कि वो किसी न किसी दिन जरूर लौटेगा। लेकिन आप किसकी बात कर रहे हैं? कुछ देर रुकने के बाद वो बोले, भीकू। भीकू, ये नाम मैंने बाबा के मुंह से सुना था। मैं जानना चाहता था कि भीकू कौन है। भीकू? कौन भीकू? 30 साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था तब गांव में हत्या का सिलसिला शुरू हो गया था। कोई सन के इंसान हर अमावस की रात को गांव के लोगों को बुरी तरह से गला काट कर मार रहा था। उनके कटे सिर पर वो हल्दी लगाता और उसके चारों ओर कुमकुम का घेरा बनाकर चला जाता। गांव वालों को समझ आ गया था ये काम किसी सन की आदमी का है जो कोई तंत्र कर रहा है और तंत्र करके वो लोगों की बलि दे रहा है। लेकिन वो कौन है और ये सब क्यों कर रहा है ये कोई नहीं जानता था। डर इस कदर फैल गया था कि लोग आम रात में भी खेत में जाने से डर रहे थे। इसलिए गांव के 4 हट्टे कट्टे नौजवानों ने उस खूनी को पकड़ने की योजना बनाई। उन्होंने ये योजना सभी लोगों से छुपाई क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि इस योजना के बारे में उस खूनी को पता चले। जब अमावस की रात आई तब उन्होंने एक नौजवान को घर के बाहर खटिया पर सोने के लिए कहा और बाकी 3 को घर के अंदर से खिड़की से उस पर नजर लगाए छुपे रहे। और कुछ ही देर में वो खूनी राक्षस का मुखौटा लगाए हाथ में बड़ा चाकू लिए
अंधेरे का सहारा लिए वहां आ गया। उसने चाकू मुंह के पास पकड़कर धीमी आवाज में कुछ मंत्र बोले और फिर खटिए पर लेटे उस नौजवान पर कुछ राख उड़ाई और वो उसकी बलि देने के लिए चाकू नौजवान की गर्दन पर मारने ही वाला था कि तभी घर के अंदर छुपे हुए लोग बाहर आए और उन्होंने उस आदमी को दबोच लिया और फिर उन्होंने उसका मुखौटा निकाला और उसे देख वो हैरान रह गए क्योंकि वो भीकू था, एक पागल जो कुछ ही महीनों पहले गांव में आया था। उन्होंने उसे बहुत मारा। तभी कुछ गांव वाले भी वहां आ पहुंचे। और भीकू की सच्चाई जानने के बाद वो सभी उस पर टूट पड़े। और भीड़ ने उसे पीट पीट कर मार डाला। कुछ देर बाद गांव के हनुमान मंदिर के पुजारी वहां आ गए। भीकू को देख उन्होंने उसके कपड़े उतरवाए। उसके शरीर पर जगह जगह जले हुए निशान थे। उन निशानों को देख वो समझ गए कि वो शैतान का पुजारी था। शैतान का पुजारी शैतान को खुश करने के लिए अपने आप को कई दिनों तक जलते हुए कोयले से खुद का शरीर जलाता है और ये खून भी वो शायद शैतान को खुश करने के लिए ही कर रहा था। खैर, भीकू तो मर चुका था और उसकी लाश पर अंतिम संस्कार करने की बारी थी। लोग कह रहे थे कि उसे गांव के बीचों बीच खंबे से बांधकर जला दो, लेकिन पुजारी ने बताया कि शैतान के पुजारी को आग से जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि वो जब कोयले से खुद को जलाता है तभी से आग उसे शक्ति देने का काम करती है और अगर उसको जलाया गया तो उसकी आत्मा जिंदा लोगों को बहुत कष्ट देगी। इसीलिए पुजारी जी के कहने पर भीकू की लाश शमशान के पीपल के पेड़ पर लटकाई गई, जहां चील कौवे उसकी लाश को नोचते रहे। उसकी बची हड्डियों को जमीन में दफनाया गया। पुजारी जी जानते थे कि भीकू की आत्मा अगले अमावस की रात लौटेगी और जब उसके ही सामान में मंत्रों से बांध दिया और वो सामान एक संदूक में बंद कर दिया। और उस पिटारे को अनजान जगह छुपाया गया। वो पिटारा कहाँ छुपाया गया है वो बस उन्हीं को पता था। और उन्होंने ये भी कहा था कि अगर वो पिटारा खुल गया तो भीकू की आत्मा जरूर लौटेगी। उन्होंने सभी को ये बात बताई थी कि जब भी वो लौटेगा तब रात होगी और अगर उससे बचना है तो रात में छुपना होगा और सुबह का इंतजार करना होगा, क्योंकि दिन में उसकी शक्ति काम नहीं कर पाएगी। उस रात बिजुका पूरे खेत में हम लोगों को ढूंढता रहा, लेकिन हम चालाकी से अपनी जगह बदलते रहे। जब सुबह हुई तो हम लोग गांव में गए, जहां हम पुराने पुजारी से मिले। वो अब काफी बूढ़े हो गए थे और चारपाई पर लेटे हुए थे। राजीव के बाबा ने उन्हें घटी घटना के बारे में बताया। यह सुन वो काफी हैरान हो गए। उन्होंने ये भी नहीं सोचा था कि भीकू की आत्मा इतनी जल्दी लौटेगी, लेकिन हम बच्चों की नादानी से भीकू की आत्मा लौटी थी। पुजारी जी, अब क्या करें? उस भीकू की आत्मा को कैसे ठिकाने लगाएं? यह सुनकर पुजारी सोच में पड़ गए और कुछ देर सोचने के बाद वो बोले, उसकी आत्मा ने उस बिजुका के शरीर को ही अपना शरीर बना लिया है और वो शरीर काफी ताकतवर बन चुका है, इतना कि उसको कितना भी तोड़ने की काटने की कोशिश की जाए वो खत्म नहीं होगा। टूटेगा तो फिर से जुड़ जाएगा। हमें उसकी आत्मा को बिजुका से निकालकर
किसी और मृत शरीर में डालना होगा। लेकिन हम ये कैसे करेंगे? मेरे साथ खेत में चलो। पुजारी जी के साथ राजीव के बाबा और मैं, हम तीनों खेत में पहुंचे। यहाँ पर 4 मीटर गड्ढा खोदो। लेकिन क्यों? खोदो तो सही, खोदते वक्त समझा दूंगा। इसके बाद राजीव के बाबा और मैं दोनों गड्ढा खोदने लगे। हमें एक मृत शरीर की जरूरत पड़ेगी। हमें उस मृत शरीर को यहाँ लाना होगा। जब दिन ढलेगा, मतलब संध्या काल होगी, जब ना तो दिन होता है ना रात, उस वक्त उसकी आत्मा की शक्ति काफी कम होगी। दिन में जो जमीन खोद कर उसमें आराम कर रहा होगा, तुम्हें संध्या काल को यही खेत में अपने खून की एक बूंद जमीन पर गिरानी होगी। इंसानी खून की बू सूंघ कर वो जमीन से बाहर निकलने के लिए मजबूर हो जाएगा और तुम्हारे पास आएगा। तुम अभिमंत्रित गोल के अंदर खड़े हुए होगे। जैसे ही वो घेरे में आएगा, तुम तुरंत उसमें से बाहर आ जाना और वहां से भाग जाना। अभिमंत्रित होने के कारण बिजू का घेरे से बाहर नहीं आ पाएगा। तभी मैं मंत्रों से उस मृत शरीर को जिंदा इंसान की तरह चलाऊंगा। लेकिन मृत शरीर को जिंदा शरीर की तरह कैसे चलाया जा सकता है? राजीव के बाबा ने बीच में टोकते हुए कहा। ये बहुत ही प्राचीन विद्या है। हर कोई पुजारी या तांत्रिक इसमें पारंगत नहीं हो सकता। लेकिन हमारी किस्मत अच्छी है कि मैं इस विद्या के बारे में जानता हूँ। मैं उस शरीर को जिंदा शरीर के जैसे चलाऊंगा और उसे घेरे के पास ले जाऊंगा और उसमें घेरे को तोड़ दूंगा। तभी वो बिजुका घेरे से बाहर आएगा और मृत शरीर पर हमला कर देगा। जब वो उस मृत शरीर को खा रहा होगा, तब उसकी कमजोर शक्ति उस मृत शरीर को खाने में चली जाएगी और उसका बिजुका का शरीर कमजोर पड़ जाएगा। और तभी तुम कुल्हाड़ी से उस बिजुका के 2 टुकड़े कर देना। उसके बाद टूटे हुए शरीर में वो फिर से प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसीलिए वो उसी मृत शरीर में प्रवेश करेगा। वो मृत शरीर पहले से ही मेरे कब्जे में रहने के कारण मैं भिखू की आत्मा को उस पर नियंत्रित पाने नहीं दूंगा और फिर मैं खुद ही उस मृत शरीर को जमीन में बने 5 मीटर गड्ढे में कुदा दूंगा। इसके बाद हमें उस मृत शरीर को जमीन में गाड़ देने होंगे। साथ ही में वो कटा बिजू का भी हमें उसी गड्ढे में दफनाना होगा। तब जाके हम उससे छुटकारा पा सकते हैं। अगर ये एकलौता रास्ता है तो मैं ये करने के लिए तैयार हूँ। और एक बात, भिखू लौट आया है, इस बारे में किसी को पता न चले, यही अच्छा होगा। और रही बात बग्गा के परिवार और तुम्हारे पिता के अंतिम संस्कार का, तो वो हम भिखू को दफन करने के बाद ही करेंगे। पुजारी जी ने जो मुझसे कहा, मैं सर हिलाते हुए हाँ कहा। शाम तक मैं और पुजारी जी खेत में ही बैठे रहे। राजीव के बाबा ना जाने कहां से एक आदमी की लाश ले आए। संध्या काल हो गई थी। पुजारी जी ने उस लाश को देखा और उसके बाजू में बैठकर कुछ मंत्र बोलने लगे। उन्होंने मंत्रों से एक गोल घेरा बिल्कुल गड्ढे के बगल में बना दिया और उसमें राजीव के बाबा को खड़ा होने के लिए कहा और हमारा प्लान शुरू हो गया। मैं पुजारी जी के बगल में ही खड़ा था और पुजारी जी कुर्सी पर बैठे थे। राजीव के बाबा ने छुरी से अपनी उंगली काटी और उसमें से खून की बूंदें जमीन पर गिरी। उसके बस कुछ ही देर में हमसे कुछ ही दूरी पर जमीन का कुछ हिस्सा हिलने लगा। हम लोग उस तरफ देखने लगे और तभी जमीन के अंदर से वो खूनी बिजुका बाहर निकला। उसके ठीक दाहिनी तरफ राजीव के बाबा खड़े थे
उन्हें देख बिजुका उनकी तरफ भागा और जैसे ही वो घेरे में आए, राजीव के बाबा घेरे से बाहर हो गए। तभी पुजारी जी ने अपनी आंखें बंद कर ली और मैंने देखा कि उनके बगल में लेटी लाश उठकर खड़ी हो गई। बिजुका घेरे से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बाहर नहीं निकल पा रहा था, इसलिए वो गुस्से से बौखला गया था। वो लाश चलकर मेरे घेरे के पास आई और उसने पैरों से घेरे का कुछ भाग मिटाया और उसे नच गई। बिजुका ने लाश को पकड़ लिया और उसे दोनों हाथों से उठाकर उसका पूरा सर अपने मुंह में डाल दिया। वह लाश इंसान की तरह तड़पने लगी। कुर्सी पर बैठे पुजारी जी तड़पने लगे। उनके मुंह से झाग निकलने लगा। शायद वो उस लाश को चला नहीं पा रहे थे। तभी राजीव के बाबा पीछे से गए और उन्होंने कुल्हाड़ी बिजुका के ऊपर चलाई, लेकिन तभी बिजुका ने कुल्हाड़ी एक हाथ से पकड़ी। उसने लाश को छोड़ा और राजीव के बाबा को पकड़ लिया। उसने राजीव के बाबा के कंधे पर काटा और उनका मांस खा गया। राजीव के बाबा दर्द के मारे चिल्लाए। तभी पुजारी जी ने अपनी आंखें खोली और वो मुझे बोले, बेटा जा और उस बिजुका के 2 टुकड़े कर दे। ये सुन मैं कुल्हाड़ी लेकर बिजुका के पास पहुंचा और पीछे से मैंने उसके शरीर पर वार किया। उसका कमर के नीचे का भाग कट गया। तभी मैंने देखा कि उसके मुंह से काला धुआं निकला और राजीव के बाबा के नाक, कान और मुंह से उसके अंदर चला गया। बेटा, बिजुका चाचा के शरीर पर कब्जा कर चुका है। तुम उसे धक्का दो ताकि वह गड्ढे में गिर सके। ये सुन मैंने राजीव के बाबा को गड्ढे में धकेल दिया। राजीव के बाबा की लाश गड्ढे में गिर गई और वो गड्ढे से बाहर आने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अभिमंत्रित होने के कारण वो कुछ देर में ही गड्ढे में लेट गई। पुजारी जी, अब क्या करें? मैंने पुजारी जी से पूछा। तब पुजारी जी हंसे और बोले, अब आगे जो करना है वह बस मुझे करना है। और ऐसा बोलकर उन्होंने कोई भभूत मेरे सिर पर फूंकी और मैं बेहोश होकर जमीन पर गिर गया। जब मेरी आंख खुली तो मेरे सामने आग जल रही थी और दूसरी तरफ बूढ़ा पुजारी बैठा था। उसने काले कपड़े पहने थे और मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। मैं घुटनों के बल बैठ गया। उठ गया। मैंने उसके पीछे राजीव के बाबा की लाश पड़ी हुई देखी। ये आप क्या कर रहे हो? और राजीव के बाबा की लाश गड्ढे से ऊपर कैसे आई? मुझे पता है कि तुम्हें यकीन नहीं होगा। मुझे माफ कर दो बच्चे, लेकिन मैं मर रहा हूँ। मैं मरना नहीं चाहता। ये बुढ़ापा मुझे और नहीं चाहिए। मैं बस मरे हुए शरीर को चला सकता हूँ, जिंदा शरीर में प्रवेश नहीं कर सकता, लेकिन भीखो कर सकता है। उसके पास वो विद्या है। मैंने बस भीखो के आत्मा के साथ सौदा किया। मैंने उससे जिंदा शरीर में प्रवेश करने की विद्या प्राप्त कर ली और बदले में उसे मुक्त कर दिया। अब मुझे नया जिंदा शरीर चाहिए ताकि मैं और जी सकूं।